लोकसभा रिजल्ट के फार्मूले से एमबीए की सीट शेयरिंग तय। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 100, 105, शिवसेना उद्धव 96, एनसीपी शरद 80-85 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट। जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर। 3 राज्यों के 5 स्कूलों में बम की धमकी। इनमें 3 सीआरपीएफ के स्कूल मेल के जरिए धमकाया। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी संगठन टीएलएम एक्टिव। पुलिस का दावा यह आतंकियों की भर्ती कर रहा है। पाकिस्तानी हैंडलर बाबा हमास है सरगना। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भीषण धमाका, बिल्डिंग ढही। कई कर्मचारियों की दबे होने की आशंका। 2 की मौत, 9 कर्मचारियों की हालत नाजुक। और मथुरा में हुई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। उपचुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान बनर्जी के सामने रखी कांच की बोतल उठाई बनर्जी ने और टेबल पर दे मारी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर फेंकी। हालांकि वे बच गए। बनर्जी के इस बर्ताव पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 347 के तहत उन्हें सस्पेंड करने की मांग की है। 9-7 की वोटिंग के बाद उन्हें 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बनर्जी बैठक छोड़कर चले गए। बोतल तोड़ने से बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट लगी है। उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। 4 टांके लगे हैं। घटना के बाद कुछ देर के लिए मीटिंग रोक दी गई। बनर्जी पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद हैं। भाजपा और टीएमसी सांसद के बीच हुई इस तीखी नोकझोंक के दौरान सेवानिवृत्त जजों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों समेत कई जानी मानी हस्तियां भी मीटिंग में सुझाव देने के लिए मौजूद थे। वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और विपक्ष की आपत्ति के बीच इसे जेपीसी को सौंपा गया था। कमेटी को अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपनी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नामधारी सिख संगत ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। नामधारी सिख संगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिख समाज की तरफ से एक चिट्ठी लिखकर भेजी है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग करते हुए उनके द्वारा देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सिख समाज समेत भारत के लिए की गई उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। नामधारी सिख समाज के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की और कहा कि नामधारी सिख संगत समेत समूचा सिख समुदाय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर गर्व करता है कि उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री 10 साल देश की सेवा करते हुए भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया। इसलिए सिख समुदाय चाहता है कि किसी पहले सिख समुदाय के सदस्य मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने का गौरव प्राप्त हो सके। उम्मीद है जब हमने ये मांग रखी है, जैसे मैंने पहले आपसे मिलने करी बात, इस समय मौजूदा भाजपा सरकार है जो सिख पंथ हितैषी सरकार है। उन्होंने सिखों के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य किए हैं देश की अखंडता के लिए, हम उनसे इसलिए विनती कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी के 2 रूप से मांग रहे हैं। एक सिख होने के नाते वो दूसरा सबसे बड़े पद पर अस्सी नौकर भारत की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए वो भी कारण आपने बताए, तो आगे आपका क्या प्लान है? हमारा आगे प्लान ये है कि इस बात को हम एक पूरी नामधारी संगत पूरे सिखों के लिए एक ऐसी मूवमेंट हमें चालू करेंगे अभी सब लोग इस बात को आगे आए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग को लेकर नामधारी सिख संगत ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। अब ये देखना होगा कि इस नामधारी सिंह संगत समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत सम्मान देने के लिए उनके तमाम नामों को और कामों को गिनाया। कहा कि जब आर्थिक तंगी के दौर से भारत गुजर रहा था उस समय
समय भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत को आर्थिक तौर से मजबूत करते हुए तमाम ऐसे बड़े कदम उठाए जिससे भारत लगातार आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ और तमाम ऐसे काम हुए जिनके वजह से भारत का नाम देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम हुआ है। अब ये देखना होगा कि सिख नामधारी समाज की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न की मांग को लेकर मोदी सरकार कितना ध्यान देती है या नहीं। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में मंगलवार को सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही तथा शहर की वायु गुणवत्ता और गिरकर बेहद खराब हो गई। बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई ये गुणवत्ता। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने यह जानकारी दी है। बोर्ड ने बताया कि 27 निगरानी केंद्र रेड जोन में हैं। उन्होंने बताया कि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI मंगलवार सुबह 9 बजे 317 दर्ज किया गया। बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के दूसरे चरण को लागू कर दिया है, जिसके तहत कोयले और लकड़ी जलाने के साथ साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बिगड़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही। शहर की आबोहवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां तक कि 27 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में हैं। मंगलवार सुबह 9 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 317 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी में गिरावट की वजह से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का दूसरा फेज लागू कर दिया गया है। इस दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट और ओपन ढाबों में तंदूर समेत कोयला और लकड़ी जलाने पर रोक रहेगी। साथ ही डीजल जनरेटर पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश के बाद हवा की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो अब धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। ग्रैब के 4 चरण हैं। पहला चरण जो है वो 200 से 300 AQI होने पर लागू होता है। 300 से ऊपर होने पर ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। इस ग्रैब का मकसद क्या है? ग्रैब का मकसद ये है कि अगर मौसम प्रतिकूल होता है तो जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जिन वजहों से पोल्यूशन पैदा हो रहा है उनको कंट्रोल किया जाए। इस बीच हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सोमवार को दिवाली से पहले कुछ पटाखा गोदामों पर छापेमारी की। रोक के बावजूद भारी मात्रा में पटाखे मिलने के बाद कुछ गोदामों को सील कर दिया गया है। एक ही मैसेज है कि आप जो प्रतिबंधित पटाखे हैं उनकी सेल ना करें और अन्यथा प्रशासन कितने गोदाम सील किए सर करनाल में आज? अभी वो कार्रवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में पटाखा बिक्री से जुड़े मामले पर सोमवार को अहम सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि राजधानी में पहले ही काफी प्रदूषण है, ऐसे में वो पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं दे सकता। इस मामले को लेकर दिल्ली फायरवर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। ये व्यापारियों का समूह है, इनके पास पटाखे रखने और बेचने का लाइसेंस है। दिल्ली सरकार ने इससे पहले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से प्रदूषण में सुधार के लिए मिलकर काम करने की गुजारिश की थी। अधिकारी बताते हैं कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से जारी ग्रैब के नियम न केवल दिल्ली पर बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे NCR में लागू रहेंगे। रुक करते हैं अगली रिपोर्ट की। कुछ समय से कई भारतीय विमानन कंपनियों को बम से उड़ाने की धमकी की फर्जी कॉलें आ रही हैं। आज भी दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा के एक विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद इस विमान की फ्रैंकफर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों में भारतीय एयरलाइंस के जहाजों में 90 से ज्यादा बम की फर्जी धमकी के मामले दर्ज किए गए हैं। बम की झूठी धमकियों से जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे एयरलाइंस का नुकसान काफी बढ़ जाता है। बम की झूठी धमकियों से भारतीय विमानन उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे खर्च बढ़ने के साथ साथ एयरलाइंस की ब्रांड इमेज पर भी धब्बा लगता है। Today's value, if we impute that value, it would be around 70 to 80 lakhs for a hoax called diversion, etc. And
if fighter jets are scrambled, the cost of the fighter jet scrambling is around 1 crore. So we are looking at a total cost to the exchequer of to the tune of about 2 crores or more if it is a bigger aircraft long haul sector. ऐसी धमकियों की वजह से जब किसी फ्लाइट को इमरजेंसी में लैंड कराना पड़ता है तो फिर उसे पूरी जांच पड़ताल के बाद रीशेड्यूल किया जाता है या फिर जहां से फ्लाइट चलती है उसे वहां पर लौटना पड़ता है। विमान ईंधन की कीमत करीब 1 लाख रुपए प्रति टन है। अगर कोई फ्लाइट यात्रा पूरी किए बिना वापस लौटती है तो ईंधन बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा बम की झूठी धमकी के बाद उड़ान के रीशेड्यूल करने तक यात्रियों और स्टाफ को ठहराने की व्यवस्था करने में खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एयरलाइंस को लगातार मिल रही धमकियों की वजह से केंद्र सरकार ऐसे कॉल करने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के तरीके तलाश रही है। We have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. कुछ एक्सपर्ट ऐसे खतरों को ट्रैक करने और बैन करने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी सिफारिश कर रहे हैं। What else they can do is passenger profiling. They have smart systems of analyzing the messages through artificial intelligence, the trend of the messages, the text of the message, emotion of the message. Then you have to see this sequence anywhere else such messages have come. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक ये ब्रिटेन को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा एयर पैसेंजर मार्केट बन जाएगा। हालांकि ऐसे सुरक्षा खतरे इसके विकास में बाधा बन सकते हैं, जिसके वित्तीय वर्ष 2027 तक करीब 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय सुरक्षा संस्थान आयुध निर्माणी खमरिया में सुबह भीषण ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते 6 से 7 कर्मचारी झुलस गए। घटना में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की। ब्लास्ट फैक्ट्री के F6 सेक्शन के बिल्डिंग नंबर 200 में हुआ है। आयुध निर्माणी खमरिया की GM सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद। हालांकि अधिकारी अभी मीडिया से कुछ भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि फैक्ट्री के F6 सेक्शन में बम फिलिंग का काम चल रहा था। उसी दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक ही ब्लास्ट हो गया। बम का ब्लास्ट इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। घटना के बाद घायल कर्मचारियों को OF अस्पताल ले जाएगा, जहां हालत नाजुक होने के कारण 2 कर्मचारियों को निजी अस्पताल रेफर किया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ और किसकी लापरवाही से, इसमें जांच शुरू कर दी गई। ब्लास्ट के बाद आयुध निर्माणी खमरिया से लगे करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आ गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मानेगांव, चंपानगर, नानक नगर में रहने वाले लोगों ने ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। मानेगांव में रहने वाले मनोज थरेजा का कहना है कि पहले ऐसा लगा कि जोरदार भूकंप आ गया हो, इसके बाद पता चला कि फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। उनको एयरलिफ्ट करने की स्थिति आएगी तो वो भी करेंगे। बहुत दुखदाई है और जो अभी यहाँ घायल हैं ये लोग अभी ठीक हैं, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस हैं उनकी चिंता करने के लिए हम लोग महाकौशल हॉस्पिटल अभी जा रहे हैं और CGM से बात करके जो भी ज़रूरत होगी, जो भी शासन से जो भी सहयोग होगा उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय और इनसे बात करके रखी है और ऊपर उन्हें भोपाल भी बात करके रखी है कि जो भी आवश्यकता होगी उसको तुरंत हम। घायलों से आपने बात की, कैसे हादसा हुआ कुछ बताया? अब ये ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है अभी अपन उनके इलाज की चिंता करें, उसके बाद फिर इसको बातचीत करते हैं। खमरिया में लगभग अभी 1 घंटे पहले बेचोरा बम का वाइल्ड आउट करते समय एक हादसा हुआ है। उसमें 2 भवन थे आसपास में, एक में मेंटेनेंस चल रहा था, जिसमें मेंटेनेंस के EE के हमारे जो अलग मेंटेनेंस वाले जो लोग थे उनको गंभीर रूप से कोई चोट नहीं है, लेकिन जो 4 लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको बड़ी गंभीर चोटें आई हैं। एक आदमी मिसिंग है अभी और 3 लोगों को यहाँ, तीनों लोग को श्यामलाल कोष्टा जी और हमारे रणधीर जी और चंदन जी को यहाँ पे भेज दिया है।
देखिए, बॉयल आउट करते समय हमारे यहाँ पे F6 बिल्डिंग में विस्फोट हो गया। जो 200 नंबर भवन क्रमांक था वहाँ पे विस्फोट हो गया और उसमें हमारे 4 आदमी थे, जिसमें 2 आदमी इंजर्ड ज़्यादा हुए हैं, जिनको महाकौशल में हम लोग लेके आए हुए हैं। क्या था, कैसे? देखिए, बारूद तो बारूद होता है ना, उसमें सारे सेफ्टी नॉर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसके गुणधर्म को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि केमिकल है। अभी आगे जानकारी, आगे जब इस पर शोध होगा तो उसमें निकल के आएगा कि समस्या क्या हुई थी। अभी जो जानकारी लग रही है, एक दुखद घटना फैक्ट्री में हुई है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हृदय विदारक भी है और इसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसमें कुछ घायल भी हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है अभी देखने के बाद, और जैसा भी होगा तो आप लोगों के सामने बात होगी। देश के बाद में अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। इस बीच अहम खबर सामने आ रही। नोएडा में 4 स्थानों पर विजिलेंस की टीम का छापा पड़ा है। लखनऊ से आई विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। UPRNN के अपर परियोजना प्रबंधक के यहां छापेमारी हुई है। परियोजना प्रबंधक राजवीर सिंह के आवास पर छापेमारी की गई है। आवास समेत 4 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। नोएडा के C144 सेक्टर 105 में चल रही छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है। विजिलेंस के बड़े अधिकारी आवास में छापेमारी कर रहे हैं। वहीं बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। विजिलेंस के बड़े अधिकारी आवास में छापेमारी कर रहे हैं। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अगली खबर, जहां मंदिर से गैर हिंदू दुकानों को हटाए जाने की मांग की गई। संकटा देवी मंदिर धाम परिसर में दुकानें हटाने की मांग की गई है। विहिप कार्यकर्ताओं ने धाम कमेटी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का संज्ञान लेकर कमेटी के अध्यक्ष ने निर्णय लिया है। परिसर से गैर हिंदू दुकानों को हटाने का आश्वासन दिया है। 15 दिनों में दुकानों को हटाने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें, 20 वर्षों से दुकान लगा रहे हैं गैर समुदाय के कुछ दुकानदार। महमूदाबाद के संकटा देवी धाम मंदिर का ये पूरा मामला है। जितने भी गैर हिंदू हैं, नमस्कार, जय श्री राम। मैं अतुल चित्रांश, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद विश्वा अवध प्रांत। महमूदाबाद में एक बहुत ही धार्मिक पौराणिक स्थल है माँ संकटा देवी जी का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे कई विधर्मियों की दुकानें कई वर्षों से चलती आ रही हैं, लगातार लगती आ रही हैं। इस समय महमूदाबाद में कुछ माहौल ऐसा है, समाज में हिंदू भावनाएं जो हैं बहुत आहत हो रही हैं। उनकी इच्छा यही है कि जो जितने भी गैर हिंदू हैं उनकी दुकानें हटाई जाएं। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ज्ञापन दिया गया। नमस्कार, जय श्री राम। मैं अतुल चित्रांश, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर से अगली खबर है, जहां मकान का लिंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से यह हादसा हुआ है। मलबे में दबकर राज मिस्त्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में मकान मालिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ग्रामीणों ने मलबे से दोनों को निकाला है। सहारनपुर के थाना बड़गांव क्षेत्र का ये पूरा मामला है। निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से हादसा सामने आया है। इस दौरान राज मिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत हुई है। मलबे में दबकर राज मिस्त्री की मौत हुई है, जबकि मकान मालिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां 3 स्टार होटल हार्मनी इन में अवैध कसिनो का मामला सामने आया है। आपको बता दें, भाजपा नेता नवीन अरोड़ा के पक्ष में थाने में नारेबाजी हुई है। थाने में जीप को घेर कर हंगामा कर नारेबाजी की गई है। भाजपा नेता के समर्थकों ने हंगामा काटकर नारेबाजी की है। नवीन अरोड़ा सहित 8 आरोपियों को थाने से भेजा गया कोर्ट। बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कसिनो पर हुई थी छापेमारी। भाजपा नेता नवीन अरोड़ा का है ये 3 स्टार होटल हार्मनी इन।
कोर्ट से सभी आरोपितों को जमानत मिली है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां साइकिल सवार 2 बच्चों को ठोकर मारी गई। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने मारी टक्कर। स्कूल से घर वापसी आते समय यह हादसा हुआ। साइकिल सवार दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिसकर्मी दोनों बच्चों को निजी अस्पताल ले गए, जहां एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 14 वर्षीय बालक गोलू वर्मा की मौत हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला थाना बुड्डूपुर के ग्राम भैरमपुर का है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से अगली खबर है, जहां फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। राजापाल बनकर लड़की को इश्क के जाल में फंसाया। मोहम्मद सादाब ने राजापाल बनकर लड़की को पहले इश्क के जाल में फंसाया, उसके बाद लड़की को फंसाने के बाद उसका अपहरण किया। बदायूं की रहने वाली लड़की के नाम लड़की से नाम बदलकर आपको बता दें शादी की। यह अपहरण का हालांकि मामला नहीं है। लड़की से शादी की, बच्चे होने पर उस युवक की हकीकत सामने आई। बच्चों का खतना व धर्म परिवर्तन की अब युवक के द्वारा बात की जा रही है। मुस्लिम युवक के द्वारा जबरन मुस्लिम धर्म ग्रहण करने और बच्चों का खतना कराने की मांग की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। गौमांस युवती ने आरोप लगाया कि गौमांस खाने का दबाव व जबरन नमाज पढ़ाने की भी उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी भी देता था ये मुस्लिम युवक। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली के अबू नगर इलाके का ये पूरा मामला है। राजापाल बनकर हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक ने फंसाया अपने प्रेम जाल में, उसके बाद विवाह किया और विवाह के बाद जब बच्चे हुए तो बच्चों का जब खतना कराने की बात आई तब मामला खुलकर सामने आया। रुक करेंगे अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है। यह मुठभेड़ मेट्रो डिपो गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान हुई, जब पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश की पहचान सुनील के रूप में हुई है, जो कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है। मौके से पुलिस ने एक पल्सर मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि सुनील वही बदमाश है जिसने हाल ही में कुछ बैंकों के एटीएम तोड़ने का प्रयास किया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया और पुलिस अब उसकी अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा जब मेट्रो डिपो के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्होंने एक संदिग्ध पल्सर मोटरसाइकिल आते हुए देखी। उन्होंने जब मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक रुका नहीं और दूसरी तरफ भागने लगा और उसने पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए ऐसे फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया तो मोटरसाइकिल चालक के पैर में गोली लगी। उसको तुरंत ही पास वाले अस्पताल में भेजा गया उपचार के लिए। जब तफ्तीश किया गया तो पता लगा कि व्यक्ति का नाम सुनील है और कुछ दिन पहले सूरजपुर क्षेत्र में इसके द्वारा एटीएम तोड़ने की और उससे पैसे चुराने की प्रयास किया गया था। इसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए। पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास मिला है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या से अगली खबर है, जहां अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए यह सुविधा प्रदान की है। श्रद्धालु 1100 रुपए के भुगतान पर 11 दीपक और 2100 रुपए के भुगतान पर 21 दीपक अपने नाम से दीपोत्सव में जला सकते हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को अयोध्या का प्रसाद, जिसमें सरयू जल और रामलला की मिट्टी शामिल है, ये प्रसाद घर बैठे प्राप्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने दीपावली के मौके पर दिया जलाने के लिए अनोखी योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन श्रद्धालुओं के लिए है जो दिवाली के मौके पर अयोध्या नहीं पहुंच सकते। योजना के तहत वे लोग ऑनलाइन दान करके दीपोत्सव में भाग ले सकते हैं। श्रद्धालु दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दान करके आयोजन के दौरान अपनी ओर से मिट्टी के दिए जलवा सकते हैं।
हमारा जो दिव्य अयोध्या ऐप है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। इसमें 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपये का और 2100 रुपये का। बदले में उनको यहाँ से उनका जो दिया है वो यहाँ पे जलाया जाएगा, जिसके डिजिटल फोटोग्राफ भेजे जाएंगे और साथ ही साथ बदले में क्या कहते हैं उनको यहाँ का प्रसाद दिया जाएगा। अथॉरिटी की इस योजना का धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर पहल है और क्योंकि अयोध्या उतनी विशालता को समेटे हुए है और सब लोग एक साथ आना चाहें ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि दीपावली का पावन उत्सव पावन पर्व है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली दिवाली के मौके पर इस बार का दीपोत्सव बहुत भव्य और आकर्षक होने वाला है। रुक करेंगे अगली खबर का। सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन विश्वास सारंग मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या के विकास को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में विजय के प्रति आश्वस्त होते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नए नए आयाम और प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर हमारी सरकार गरीब, किसान, महिला सबके हितों की चिंता कर रही। इन्हीं कारणों से पिछले चुनाव में जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया और आगे भी आशीर्वाद देगी। यह सौभाग्य का विषय है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज से अनुमति लेकर रामलला के दर्शन किए और सरयू मैया का भी आचमन किया। सनातन की हमारी परंपरा और सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराए, ये हम सबका मंतव्य है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अमित शाह जी और सभी इस देश के वो सनातन के पुरोधा जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं और राम का आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा हम सबको मिलती रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री राम विराजमान हो गए, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति में लगातार पराघात हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नाच गाना। देखिए, यही तो दिक्कत है इस देश की। और ध्यान रखिए कि राम के समय भी इस तरह के विघ्न संतोषी थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव में मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूलों के संचालकों द्वारा नियमों को दरकिनार करके भारी वाहन सिखाने की अनुमति पर हल्के वाहन सिखाने का खेल चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल कर कमर्शियल कार्य किए जा रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। परिवहन विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंद रखी हैं, जिससे ड्राइविंग स्कूलों में चल रहे इन अनियमितताओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। हालांकि इससे पहले 2 ट्रेनिंग स्कूलों पर अनियमितता के चलते कार्रवाई की जा चुकी है। इस स्थिति ने ड्राइविंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों और कानून के प्रति जागरूक लोगों ने मांग की है कि परिवहन विभाग तुरंत कार्रवाई करे और इन स्कूलों की गतिविधियों की जांच की जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच सरसंघ चालक मोहन भागवत मथुरा के दौरे पर है। मथुरा में ही उनकी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई है। दोनों के बीच में परखम में ये मुलाकात हुई है। अब इन दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन ने कमाल दिखाया। राज्य के 80 में से 43 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की। वहीं बीते एक दशक में यूपी में ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार रही। इस हार के बाद अब राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का ऐलान हो गया और बीजेपी का एक बार फिर से मुकाबला उसी गठबंधन की चुनौती से। इस वजह से अब इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि बीते हरियाणा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें कहा गया कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने जमीन तैयार की।
और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का मामला। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा आलाकमान के पास पहुंच गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। संजय निषाद भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो निषाद पार्टी और बीजेपी में सीटों पर स्थिति साफ होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच गए हैं। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। पार्टी संगठन के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, निषाद पार्टी और बीजेपी में सीट बंटवारे का यह मामला। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। चित्रकूट करबी के काठीपुर में मंगलवार की सुबह रहस्यमय तरीके से 50 वर्षीय अधेड़ किसान की छुटवा खां, जिनका नाम था, पुत्र अमीन खां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक सोमवार की सुबह करबी खाद लेने गया हुआ था और खाद न मिलने से टेंशन में था, जो मंगलवार की सुबह घर से 3 बजे निकलकर खेत में लगे आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या उसने कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मंगलवार की दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम कराया। तो वहीं सपा नेता मान सिंह पटेल ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। जो कि तकरीबन वे सुबह 8 बजे निकले थे खाना वाना खा के, जो कि यहाँ पर आए 2-3 बार और भी पहले आ चुके थे, जो खाद नहीं मिल पाई, जिसके कारण कल जो आए तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि इनको खाद मिल नहीं पाई और लड़ाई झगड़े सब कुछ थी। यहाँ तक कि प्रशासन भी थी, लेकिन प्रशासन वहाँ जो थी तमाशगीर बनी खड़ी थी। प्रशासन ने कुछ किया नहीं। शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास घर को गए, जो कि सब कुछ सामान्य था, ज़्यादा खास कुछ था नहीं। शाम को इन्होंने शायद मेरे हिसाब से खाना भी नहीं खाया ज़्यादा और आराम से लेटे हुए थे। तकरीबन वही सुबह 3-3:30 बजे के आसपास सांस के लिए बाहर गए और 2 से 3 घंटे वापस नहीं आए। जब घर वालों ने बाहर जाकर देखा तो तकरीबन घर से 100 मीटर के दायरे पे एक आम का पेड़ था, वहाँ पर ये रस्सी से लटक। 3-4 दिन से जो है खाद के लिए परेशान दौड़ रहा था। कल भी आया, इसको खाद नहीं मिली, साथ ही पुलिस से लाठी भी खाना पड़ा। इसके बाद भी खाद नहीं मिली। घर लौट गया और लोग थे जो इसके, वो भी सब लौट गए। गांव के कई लोग थे। उन्होंने बताया घर वाले कि घरवाली डांटा कि 3-4 दिन से लौट रहे हो, कल मतलब आज भी खाद लेकर के नहीं आए हो। बताइए हमारी खेती पड़ी रह जाएगी, बच्चे कैसे जो है पालेंगे। जो है हमारे पास यही एक संसाधन है, इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो कैसे चलेगा जो बेटी, बताइए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद सहारनपुर के बेहट में बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पोस्टर के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और दलित समाज में पनपते रोष को देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि वीडियो बनाने वाले लवेश सैनी पुत्र राजकुमार सैनी निवासी गांव रामपुर कला थाना बेहट जिला सहारनपुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोर्ट में उसको पेश किया गया है। गौरतलब है कि इस संबंध में बसपा पार्टी के नेता एसएसपी से मिले हैं। इस संबंध में बसपा नेताओं ने उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। समाज पार्टी के सभी सम्मानित हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे पश्चिमी के कोऑर्डिनेटर हमारे नरेश गौतम जी और पूरी बहुजन समाज पार्टी की टीम आई है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जिन 3 लड़कों ने जो अशोभनीय कार्य करने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे साथ हमारे मंडल के प्रभारी कश्यप साहब है, विजेंद्र कश्यप जी, सरफराज नाइन साहब मंडल प्रभारी, जिले के महासचिव हमारे गुर्जर समाज से राजू माजरा जी हैं और सर्व समाज के लोग और त्यागी जी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी अमित सैनी जी हैं। हमारे साथ हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। एक गांव है इधर रामपुर बड़कला, रामपुर कला, बेहट विधानसभा में, बेहट थाने के अंदर आता है।
तो रात हमने उन्हें एप्लीकेशन भी दी थी सुबह थाने में, और उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले। हम चाहते हैं जो इस तरह का प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिमाग ठीक होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इस पर पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी थाना बेहट पर एप्लीकेशन दी है। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया है और थाना बेहट पर, और जो व्यक्ति जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इसमें भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि आज जनपद सहारनपुर में किसी संदिग्ध व्यक्ति ने बीएसपी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसमें कि वो संदिग्ध व्यक्ति उनके पोस्टर के साथ में अश्लीलता करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण पूरे देश और प्रदेश में लगातार रोष व्यक्त होता जा रहा है। लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं और माहौल खराब होने की बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें खबर गाजीपुर से है, जहां जमनिया कोतवाली क्षेत्र के नगसर हाल्ट थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ी लूट की घटना सामने आई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने अंग्रेजी शराब के सेल्समैन मनीष पांडे से चाकू की नोक पर 4,54,330 रुपये लूट कर फरार हो गए। गहमर निवासी मनीष पांडे ये रुपये ढडनी की दुकान से दिलदार नगर बैंक जमा करने जा रहे थे। यह बात शराब दुकान के मैनेजर जितेंद्र कुमार ने स्थानीय मीडिया को बताई। घटना की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाजीपुर के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी, मगर लुटेरे हाथ में नहीं आए। पीड़ित सेल्समैन की शिकायत पर नगसर हाल्ट थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हालांकि इस घटना के बाद आपको बता दें एसपी डॉक्टर इरज राजा के साथ पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर जाँच करने पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आज क्या घटना हुई है, किस तरह घटना? सर मतलब रोज की तरह मतलब हफ्ता में 2 दिन चिट्ठा आती थी, गुरुवार की और सोमवार को मंगवाते थे सर। तो आज सोमवार को चिट्ठा लेके आ रहे थे, रास्ता में नक्सल इधर ही मान लो कुछ बदमाशों ने चाकू मार के मनीष कुमार पांडे सेल्समैन। हाँ, देवल का रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? हम सर दुकान का मैनेजर दिलदार नगर। सर, थाना नक्सल हाल्ट क्षेत्र में एक घटना घटी है, पूरा मामला बताएंगे क्या है? थाना नक्सल हाल्ट जनपद गाजीपुर के अंतर्गत आज दोपहर 12 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मनीष नाम के उनके द्वारा जो है धरनी मार्केट से कुछ पैसे लेकर जाया जा रहा था। नक्सल हाल्ट के क्रॉसिंग के पास ही कुछ 3 लड़कों के द्वारा उनका जो पैसों से भरा बैग था वो छीन लिया गया और वो लेकर फरार हो गए। इनके द्वारा तहरीर दी गई है, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में। रुक रही अगली खबर का। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के जाल में फंसाकर अपहरण करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाल अपचारी को अपनी हिरासत में लिया और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिरौती की मांग करने लगा। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। 20 अक्टूबर 2024 को थाना शालीमार गार्डन पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वाली द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी घर से गायब है और उसके रिगार्डिंग एक उनको व्हाट्सएप नंबर से अज्ञात नंबर से कॉल आती है, जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। इस घटना का तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके टीमों का गठन करके लड़की के सकुशल बरामद करने के लिए प्रयास जारी किए गए। इसी क्रम में आज हमने जो इसमें 2 अभियुक्त हैं, जिसमें एक का नाम कुणाल और एक बाल अपचारी है, और जो लड़की है इनको बरामद कर लिया है। इनसे पूछताछ की गई तो उसमें यह तथ्य सामने आए कि ये जो अभियुक्त कुणाल है इसने करीब 3-4 महीने पहले इस लड़की से इंस्टाग्राम के द्वारा दोस्ती की थी और इसी दोस्ती का फ़ायदा उठा के उसने इस लड़की से कभी कुछ गहने मांगे, कभी कुछ पैसे मांगे और इस लड़की को ब्लैकमेल करके इनसे ये पैसे लेता था। उसी क्रम में उसने कल इसको मिलने के लिए बुलाया और उसको वहाँ से वो दिल्ली लेके गया
और वहाँ से इसके घर वालों को कॉल की और उस कॉल पे इसने 5 लाख रुपए मांगे। रुक रही है अगली अहम खबर का। बलिया एसपी ऑफिस में हंगामा करने के मामले में अभियुक्त आदित्य राजभर सहित 13 अभियुक्तों को जमानत मिल गई है। वहीं आदित्य राजभर का कहना है कि मैं जनता की सेवा करता हूं और बलिया में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने गया था, जहां पुलिस ने मेरे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आदित्य राजभर ने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए संगीन आरोप गलत हैं। वहीं पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित परिवार से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है कि उनके परिवार के एक लड़की के साथ दुराचार की घटना हुई, जिसमें पुलिस मदद करने के बजाय एफआईआर लिखने में टाल मटोल करती रही। एफआईआर लिखने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीड़ित परिवार कई बार एसपी से मिला, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर 21 नवंबर, आपको बता दें 21 अक्टूबर को पीड़ित आदित्य राजभर के साथ एसपी ऑफिस पहुंची थी, जहां बलिया पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था। दस तारीख को मेरे बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था जी। 10/9 को घटना हुआ था, जिसमें मैं थाना प्रभारी को अपना तहरीर दिया था। उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। करते करते दबे दबाते मैं कप्तान के यहाँ भाग के आ रहा था, फिर थाने में जा रहा था। 21 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, 21/9 को मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद से मैं कितनी बार कप्तान साहब के पास आकर के अपना प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कोई सुनवाई नहीं। इसको देखते हुए हम लोग कल आए थे 21/10 को आकर के यहाँ पे हमारे साथ में रवि राजभर थे, साथ में और लोग भी थे। आकर के हम लोग साहब से बात करने की कोशिश की है कि सर क्या मामला है, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और उसी के बदले में अपना ये सब कितने लोगों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित सीपी विद्या निकेतन में दिल्ली से आई रोबो टीम के शिक्षकों द्वारा आपको बता दें इंट्रा स्कूल रोबोट्रॉनिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के 125 छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता के समापन के बाद आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, सीपी मिल्क फूड प्रोडक्ट्स, ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ एवं सीपी एजुकेशन ग्रुप की डायरेक्टर ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। उन्हें मेडल, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर कुलदीप आर्य, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी, उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार जैना, विनोद गंगवार और ईशान गोयल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार वाजपेयी और उप प्रधानाचार्य दीपक कुमार जैना ने फूलों का बुके भेंट कर सभी अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्रॉनिक्स के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यालय में आधुनिकतम शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्रॉनिक्स और स्पेनिश भाषा जैसे विषयों का समावेश किया जा रहा है। कार्यक्रम का सफल संचालन ईशु शुक्ला द्वारा किया गया। यह आयोजन छात्रों के लिए सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का एक शानदार अवसर साबित हुआ। यहाँ पर सम्मानित पेरेंट्स, पत्रकार बंधु, प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा स्कूल नई दिशा में हमेशा आगे बढ़ा है। हमारे चाहे फादर इन लॉ हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, दोनों ने हमेशा नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है। हमारे ससुर साहब के बारे में बताना चाहूँगी, जो अब नहीं हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग चल भी रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा, यहाँ जब एजुकेशन नहीं थी। ये बड़ा एक बोल्ड स्टेप था उस टाइम। और जब हम लोगों की शादी हुई, कोई घर से निकलता नहीं था, हमें स्कूल में जाकर स्पीच देना, घूमना, समझना, सब की परमिशन दी और इलेक्शन लड़ने की उस टाइम परमिशन दी, एक बहुत बड़ी बात थी। उसी दिशा में हमने देखा कि चाहे गेस्ट हाउस बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, उस टाइम 33 साल पहले ICSE स्कूल की कल्पना करना भी मुश्किल था। चाहे भले ही कितने भी स्कूल खुल जाएँ, चाहे पहला रेस्टोरेंट बनाना हो, कोई भी चीज़ पहली बनानी हो, उन्होंने पहल करने की कोशिश की यहाँ के लिए, और ये दिखाया कि ये चीज़ भी कायमगंज में कोई कर सकता है। तो उसी दिशा में ये रोबोटिक क्लासेस हमारे यहाँ लगी हैं। मैं कुलदीप आर्य जी को बताना चाहूँगी, ये हमारे यहाँ सबको कंपलसरी है, किसी एक के लिए नहीं है, बच्चे के लिए। ये तो 60 वो सेलेक्टेड बच्चे हैं जो कंपटीशन में विन करें, और बाकी पूरी क्लास से रोबोटिक्स सीख रही है, क्योंकि रोबोटिक किसी एक बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, सब बच्चों के लिए जरूरी है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया और गृह मंत्री अमित शाह की लंबी उम्र की कामना की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य और वर्तमान लौह पुरुष अमित शाह जी का जन्मदिन, जिसको भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता इसे बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह के नेतृत्व में इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मिलता रहे और संगठन आगे बढ़ता रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और मरीजों को फल वितरित किए। गणेश जोशी ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रीय राजनीति के जनइच्छा शक्ति के प्रतीक मैं तो बहुत खुश कहूँगा। अमित शाह जी का जन्मदिन है और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आज हमने इसकी शुरुआत मसूरी हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों को फल वितरित करके की है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को इन ऊंचाइयों तक अगर पहुँचाया है तो अमित शाह जी ने पहुँचाया है। 1870 और 35 से को अगर समाप्त कराने की हिम्मत की है तो अमित शाह जी ने की, उन्हीं के ग्रंथ आपके पास है और भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जो उसके दूरगामी परिणाम हैं। तो फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।